Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the third lecture of the chapter Gravitation. तो बच्चों इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, उसके कैलकुलेशन के बारे में, एंड देन वील मूव ऑन टू फाइंड प्रेशर इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर. तो चलिए बच्चों लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक बहुत आसान से सवाल से. एंड द क्वेश्चन इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E vector equal to 10 Newton per kg I cap plus J cap. Find the work done by an external agent to slowly shift a particle of mass 2 kilogram from the point 0, 0 to a point 5 meter, 4 meter. तो चलिए बच्चों देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए. तो बेसिकली इसमें यह दिया है कि एक पार्टिकल था ना जिसका मास 2 किलोग्राम था, वो शुरुआत में ओरिजिन पे था और उसको इस P पॉइंट तक ले जाया गया है ना. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5 मीटर, 4 मीटर. और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसके दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, एक 10 I कैप और एक 10 J कैप. और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज मेंशन्ड है, वो है कि जो पार्टिकल है उसको स्लोली शिफ्ट किया गया है ना, स्लोली शिफ्ट किया गया है. और साथ ही साथ ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है. तो किस रास्ते से इसे O से P ले जाया गया ना वो मेंशन्ड है और ना ही उसकी रिक्वायरमेंट है. क्लियर है ये बात. तो इस सवाल को देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं. हम लोगों को निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. क्लियर है. तो अब देखिए यहाँ पर डेल्टा के ई तो जीरो दिया है कि नहीं. यहाँ पर डेल्टा के ई जो है वो तो जीरो दिया हुआ है. तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन वो तो जीरो दिया है. अब वर्क डन बाय ऑल में कौन कौन से चीजें शामिल होती है. तो वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. तो ये मिलकर के जीरो हो रहा है ना, दोनों का समेशन जो एक्चुअली जीरो आ रहा है. तो हम लोग यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसे निकालेंगे. इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स. और यहाँ पर इंटरनल फोर्स कौन सा हो जाएगा, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है. तो सिंपली हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड. क्लियर है ये बात. तो चलिए बच्चों सबसे पहले मैं मेथड नंबर 1 से है ना, मेथड 1 से मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड. क्लियर है. तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा उस पर मैं नेगेटिव लगा दूंगा, तो वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बन जाएगा और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड. तो वो देखिए हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे कि अगर डी डब्ल्यू है ना, अगर डी डब्ल्यू की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. क्लियर है. तो यहाँ पर एफ वेक्टर जो है ना, वो क्या हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स जो है ना, फोर्स जो है वो हमारे को समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट है, क्योंकि एफ वेक्टर जो है ना, वो कितने के बराबर हो जाएगा, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर. तो यहाँ पर मास देखते हैं हमारे को कितना दे रखा है, मास दे रखा है 2 किलोग्राम है ना. तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मास 2 किलोग्राम और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो है 10 I कैप प्लस 10 J कैप. ठीक है. अब सिंपली क्या कर देंगे, इसका डॉट ले लेंगे किसके साथ, डी आर वेक्टर के साथ. तो डी आर वेक्टर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. क्लियर है. तो ये हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड का है ना. तो अब अगर हम लोग चाहते हैं कि टोटल वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स 10 I कैप प्लस 10 J कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. और यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं है ना कि इसे अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 20 dx है ना. और अगला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 20 dy है ना. और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, x की वैल्यू जो है वो देखिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 0 थी शुरुआत में और बाद में 5 हो गई है ना. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 से 5 और y 0 से 4 तक जा रहा है. तो यहाँ से हमारा जवाब क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वो आ जाएगा 20 इंटू 5 100 और ये आ जाएगा 20 इंटू 4 है ना, ये 80. तो प्लस 80 और सब कुछ ऐसा ही यूनिट में, इसलिए आंसर जूल में आएगा. तो ये 180 जूल आ गया.
तो यहाँ से हमारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -180 जूल। तो बच्चों ये मेथड 1 है इस सवाल को सॉल्व करने का। क्लियर है ये बात? अब बच्चों आ जाते हैं मेथड 2 पे, है ना। मेथड 2 जो है वो और भी सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन सिंपली क्या हो जाता है, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो हमें पता है कि फोर्स वेक्टर कितना है, तो फोर्स वेक्टर है मास हमारे को दिया हुआ है कितना, देखिए मास 2 किलोग्राम दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है 10I कैप प्लस 10J कैप। ठीक है, डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग सिंपली कितना लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए फाइनल पोजीशन है 5I कैप प्लस 4J कैप, इनिशियल थी 0I कैप प्लस 0J कैप, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा 5I कैप प्लस 4J कैप, है ना। तो यहां पर सिंपली हम लोग बिना किसी इंटीग्रेशन के क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वो कितना आ जाएगा 2500 और 20 इंटू 4 80, है ना। तो ये आ जाएगा 180 जूल, और इस वजह से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो कितना आ जाएगा -180 जूल के बराबर। तो ये हो गया मेथड नंबर 2 इसी सवाल को सॉल्व करने का। तो देखिए बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं मेथड नंबर 3 पर, है ना। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग मेथड नंबर 3। तो हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड अगर होती है ना, तो वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है वर्क डन। तो मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है उसको ओ से लेकर के क्यू लाया गया और फिर क्यू से लेकर के पी लाया गया। तो हम लोग यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या लिख सकते हैं W1 प्लस W2। W1 मतलब O से Q, है ना, O से Q लाने के दौरान वर्क डन, और फिर Q से P ले जाने के दौरान वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं W1 प्लस W2, है ना, ये टोटल वर्क डन हो जाएगा बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब O से Q ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किधर हो रहा है, वो हो रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पर y कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन तो नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं W1 जो है वो सिंपली कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स हो जाएगा 2 इंटू 10, है ना, क्योंकि आई कैप वाला जो कंपोनेंट है वो 10I कैप है। तो 2 इंटू 10 ये तो फोर्स हो गया, और इसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और कितने का 5 का, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस W2 कितना हो जाएगा, तो फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रही है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर अगेन हम लोग लिख देंगे 20, है ना, 2 इंटू 10 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, है ना। तो ये देखिए यहाँ से भी आ जाएगा ये कितना 180 जूल। तो हम लोग अगेन समझ पा रहे हैं कि यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो कितना आ जाएगा -180 जूल के बराबर। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन पर किलोग्राम। शो दैट नो वर्क इज डन by the gravitational field when a particle is moved on the line 3y plus 2x is equal to 5। तो देखिए बच्चों इस सवाल को कैसे शुरू कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कैसा है 2I कैप प्लस 3J कैप, है ना। तो अगर मैं उसे वेक्टोरियली बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, जैसे कि मैं ये 2 कह रहा हूँ 2 यूनिट्स, और इसे कह रहा हूँ 1 2 3, है ना। तो ये हो जाएगा 2I कैप प्लस 3J कैप, है ना। तो अगर मैं एक वेक्टर से डिनोट करना चाह रहा हूँ इस ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो कुछ ऐसे मैं जरूर कर सकता हूँ ना। ये ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर E वेक्टर बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप को डिनोट कर रहा है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर कि ये जो लाइन है ना, ये कैसी लाइन है 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं 3y प्लस 2x, है ना, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5 इस स्ट्रेट लाइन के बारे में चर्चा करूं, तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। तो यहां से y बराबर क्या आ जा रहा है 5/3 माइनस 2x अपॉन 3। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है -2/3 है। ठीक है, तो मैं इसके स्लोप को m2 इज इक्वल टू लिख देता हूं -2/3। और साथ ही साथ हम लोग जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, इसके स्लोप की अगर चर्चा करें θ1, तो हम लोग tan θ1 की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, tan θ1 देखिए हो जाएगा y है 3 और x है 2, तो ये हो जाएगा 3/2, है ना। तो हम लोग m1 कितना बोल सकते हैं, m1 हो जा रहा है 3/2।
अब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है ना, हमारे को स्ट्रेट लाइन की ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन्स है ना, और दोनों का स्लोप जो है लेट अस से m1 इंटू m2, अगर वो -1 आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर भी देखिए m1 जो है वो 3/2 है और m2 जो है वो -2/3 है। तो ये ऑब्वियस है कि ये -1 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। मतलब कि ये जो मैंने है ना ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर को शो करा है, और जिस लाइन के अलोंग एक्चुअली है ना, जिस लाइन के अलोंग जो है इस पार्टिकल को मूव करा गया है, वो क्या है, वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अब हम लोग फाइनली ये समझ सकते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना, वो उस लाइन के परपेंडिकुलर हो जिस लाइन के अलोंग इस पार्टिकल को मूव कराया जा रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये शो कर दिया कि नो वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड when a particle is moved on this line. So work done by the gravitational field is equal to 0. चलिए बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी ऑब्जेक्ट की वजह से हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएटेड होती है। अब अगर उस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो उस फील्ड की वजह से एक फोर्स को फील करता है ना। तो हम लोग वही देखने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला केस हम लोग लेंगे फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि O पॉइंट पर एक कैपिटल M मास रखा हुआ है, और उसकी वजह से हम लोग स्मॉलर डिस्टेंस दूर है ना निकालना चाहते हैं कि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी होगी। क्लियर है। तो उसके लिए हम लोग सहारा लेंगे एक स्मॉल m पार्टिकल का, है ना। हम लोग उस P पॉइंट पर एक स्मॉल m पार्टिकल को रख देंगे और उस स्मॉल m से पूछेंगे कि भाई तुम्हारे को कितना फोर्स फील हो रहा है। तो देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहेगा है ना कि उसे फोर्स फील हो रहा है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, है ना। इतने मैग्नीट्यूड का उसे फोर्स फील हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन कि F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू E होता है ना। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर इसे इसके मास से डिवाइड कर दें ना, स्मॉल m से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे को क्या दे देगा, ये हमारे को E दे देगा, है ना। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ दे देगा। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास है ना, यहां से हमारे पास कैपिटल E की वैल्यू कितनी आ जा रही है, वो सिंपली आ जा रही है GM अपॉन R स्क्वायर। तो यहां तक हम लोगों ने बात करी सिर्फ और सिर्फ किसकी, मैग्नीट्यूड की। और अब उसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग रेडियल डायरेक्शन में ना, रेडियल डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं, है ना। जैसे कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या कर देते हैं, एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं ER कैप। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कह देंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे, GM अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -ER कैप के अलॉन्ग, है ना। क्योंकि ER कैप जो है वो रेडियली आउटवर्ड है ना, मतलब वो O से P की तरफ है, और हमें एक वेक्टर चाहिए जो P से O की तरफ हो। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -ER कैप। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो अब हम लोगों ने सीख लिया है कि एक पॉइंट मास की वजह से फील्ड कितनी आती है ना किसी r रेडियल डिस्टेंस दूरी पर। तो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे ये निकालने के लिए कि फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस क्या होगी। तो देखिए यहां पर मैंने एक रिंग शो कर रखा है ना, जिसकी रेडियस स्मॉल a है, और उसके सेंटर से है ना, उसके सेंटर से अलोंग इट्स एक्सिस स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस पर है ना एक पॉइंट P है, जहां पर हमारे को ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करनी है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट मास। क्लियर है ये बात। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अगर कोई भी एक एलिमेंट लेंगे ना, लेट अस से कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर ले रहा हूं, तो उसकी वजह से यहां पर जो फील्ड आएगी वो अट्रैक्टिव होगी, है ना। वो डायरेक्शन वाइज कैसी होगी, वो बिल्कुल इस तरीके से ना अट्रैक्टिव होगी यहां पर। और हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि ठीक इस एलिमेंट का, अगर इस एलिमेंट का एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट अगर हम लोग ले, है ना, तो उसकी वजह से भी फील्ड कैसी आएगी, उसकी वजह से भी फील्ड हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसी तरीके से अट्रैक्टिव आएगी। तो इन दोनों फील्ड के, है ना, इन दोनों फील्ड के जो अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट्स है वो दोनों तो एड अप होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स है ना
वो क्या होने लगेंगे, कैंसिल आउट होने लगेंगे। जिस वजह से हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका एक सिमेट्रिक एलिमेंट जरूर होगा जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले कंपोनेंट को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो बच्चों इसी बात को हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। जैसे कि यहां पर मैंने दिखाया है कि ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है और उसी तरीके से उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है ना ए डैश, वहां पर भी मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया है और उन दोनों एलिमेंट की वजह से हम लोग पी पॉइंट पर अगर फील्ड की डायरेक्शन देखें तो बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो नीचे वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों का है ना, इन दोनों का जो कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट है वो तो एड अप हो जाएगा, लेकिन जो साइन अल्फा वाला कंपोनेंट है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो क्या होता दिख रहा है, कैंसिल आउट। ये आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ये डीई है तो ये भी मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल डी हो जाएगा, ये हो जाएगा डीई का साइन अल्फा कंपोनेंट और ये भी हो जाएगा डीई का साइन अल्फा कंपोनेंट, जो कि क्या होता जा रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है ना। लेकिन जो डी के कॉस अल्फा कंपोनेंट्स हैं वो तो बड़े मजे में क्या हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ये कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि पी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर होगी, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। ऑलराइट, तो बच्चों इन सारी बातों से हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी एलिमेंट हमें चुनना है और उसकी वजह से पी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी उसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रखना है, उसका सिर्फ और सिर्फ ये जो ओ पॉइंट की तरफ वाला कंपोनेंट है ना अलोंग द एक्सिस, सिर्फ वो वाला कंपोनेंट से हमारे को मतलब है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो हम लोगों ने डीएम मास सेलेक्ट करा है उसकी वजह से पी पॉइंट पर जो फील्ड है वो क्या कह देंगे, डीई विल बी इक्वल टू जी dm अपॉन, अब ये वाली डिस्टेंस देखिए इसे z कहा गया है तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, जी dm अपॉन z स्क्वायर जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि ये पूरा का पूरा कंपोनेंट काम का नहीं है, उसका सिर्फ कॉस अल्फा कंपोनेंट काम का है। तो हमें क्या रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए डी कॉस ऑफ अल्फा, वो कितना हो जाएगा, जी dm अपॉन a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फा, जिसको और क्या लिख सकते हैं, जी dm अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस डायग्राम में देखिए तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस है आर और हाइपोटेनस है जेड, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पर हम लोग लिख देंगे आर अपॉन जेड और जेड की वैल्यू है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, है ना। तो ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस अल्फा। क्लियर है, जो कि कितना आ जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ जी डीएम आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, आप कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए आप देख पा रहे हैं, कहीं पर भी एलिमेंट लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, कहीं पर भी लीजिए, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि उसकी दूरी P पॉइंट से तो सेम ही रहेगी, Z के बराबर ही रहेगी, है ना। क्योंकि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसा 2D में दिख रहा है वैसा नहीं है ना। ये एक्चुअली किस तरीके का है, जिस तरीके से एक कोन होता है ना, ये कोन की तरह एक्चुअली दिख रहा है ना। जैसे आप सॉफ्टी खाते हैं, है ना, या फिर आप कॉर्नेटो खाते हैं, तो कॉर्नेटो में जो ये पेपर होता है ना, शुरुआत में जिसको पील ऑफ करके आप फिर खाना चालू करते हैं, तो ये जो पेपर है वो जिस प्लेन में होता है उसी प्लेन में आप समझिए कि ये रिंग भी है ना। और बिल्कुल ये जो एपेक्स वाला पॉइंट है वो आप समझ पा रहे हैं कि इस रिंग के किसी भी पॉइंट को आप चुन लीजिए, है ना, उससे बराबर दूरी पर है। क्लियर है ये बात। और उसी दूरी को हमने क्या कहा है, z कहा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट आप लीजिए तो उसके लिए ये जो p पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी है वो z ही आएगी, है ना। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कहने वाले हैं कि यहाँ पर, है ना, इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या आ जाएंगे, जी आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। ये सारा का सारा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के और बच जाएगा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और समेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द रिंग हो जाएगा। तो ई नेट, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज कितना आ गया, ये आ गया जी एम आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है ये बात। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर फील्ड निकालने का सवाल आए तो आप मैग्नीट्यूड को अलग निपटाइए और डायरेक्शन को अपने दिमाग से सोचिए, है ना। तो दिमाग से हम लोग क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्शन जो है
वो कैसी है, डायरेक्शन है फ्रॉम P टू O, है ना। तो हम लोग यहां पर सिंपली बोल सकते हैं, है ना, कि डायरेक्टेड फ्रॉम P टू O, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग पिछले टॉपिक की मदद से इस बार क्या निकालेंगे, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म डिस्क एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक डिस्क है ना, और उसकी वजह से हमारे को पी पॉइंट पर क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो हम लोगों ने अभी अभी सीखा था कि एक रिंग की वजह से, है ना, पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हम लोगों ने सीखा था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस डिस्क को इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग किसी भी x डिस्टेंस गए वो से, है ना, और वहां से dx थिकनेस का एक, है ना, हम लोगों ने एलिमेंट ढूंढा और उसकी मदद से हम लोगों ने एक रिंग बनाई। ठीक है, तो ये जो रिंग है उसकी थिकनेस dx है और इसकी रेडियस हम लोग लगभग x मान सकते हैं। तो इस रिंग की वजह से तो P पॉइंट पर हमें फील्ड पता है ना। और हम लोग अब क्या करेंगे, उन सारे एलिमेंट की वजह से, है ना, ऐसे सारे के सारे रिंग्स की वजह से हम लोग क्या करेंगे, P पॉइंट पर जो फील्ड है उसको एडअप कर देंगे। और एडअप क्यों कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो रिंग्स हैं उनकी वजह से जो P पॉइंट पर फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, बिल्कुल O की तरफ ही आएगी, है ना। तो इसीलिए बड़े आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंटल रिंग की वजह से फील्ड देखेंगे और उसे इंटीग्रेट कर देंगे। ऑलराइट, तो बच्चों सबसे पहले एक काम करते हैं, इस एलिमेंटल रिंग का मास निकाल लेते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि पाई इंटू ए स्क्वायर, इतने एरिया की जो डिस्क है उसका मास कितना है, कैपिटल M है ना। और अगर हम लोग इस रिंग की बात करें तो इस रिंग का जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि अगर, है ना, इसके थिकनेस को देखें तो वो dx है ना, और इसके पेरीमीटर को देखें तो वो कितना हो जाएगा, वो 2πx हो जाएगा। तो मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि अगर इस रिंग को काट करके, है ना, इस तरीके से खोल दिया जाए तो वो एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा जिसकी लेंथ 2πx हो जाएगी और थिकनेस dx हो जाएगी। तो इसका एरिया हो जाएगा 2πx इंटू dx। तो वही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ना, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। पाई ए स्क्वायर एरिया का मास m है, तो 2πx इंटू dx, इतने एरिया का मास कितना हो जाना चाहिए, वो हो जाएगा यूनिटरी मेथड से m अपॉन पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2πx इंटू dx, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कॉल करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कॉल दिस dm। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिंग के लिए, है ना, तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ पर DE मतलब फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंटल रिंग, वो क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं G dm r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर रिंग की रेडियस x है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है ये बात। अब dm की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। क्लियर है, तो इसे चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये देखिए बच्चों, कुछ ऐसा बन जा रहा है ना। यहाँ पर मैंने dm की वैल्यू को पुट करा है ना। हमारे को पता है कि dm की वैल्यू कितनी आई थी, m इंटू 2πx dx अपॉन पाई ए स्क्वायर, तो उसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब चलिए सोचते हैं कि इसे इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीजें बाहर निकाल सकते हैं, जी एम 2π फिर स्मॉल r, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं, पाई ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, x dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है, और हमें ये भी पता है कि इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखनी चाहिए, तो स्मॉल r की वैल्यू हमें रखनी चाहिए 0 से लेकर के कैपिटल A तक, है ना, तभी तो सारे के सारे रिंग्स कवर होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी होनी चाहिए, 0 से लेकर के स्मॉल a तक। ऑलराइट, तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड सा ये लग रहा है, इसे कैसे सॉर्ट आउट करें, आइए सोचते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कुछ मान लेते हैं, लेटर से इसको मैं जेड स्क्वायर मान ले रहा हूं। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू, देखिए क्या आ गया, 2z dz के बराबर है कि नहीं। तो यहां से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x dx को रिप्लेस कर सकते हैं z dz से, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं जेड स्क्वायर से। तो ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, z क्यूब बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए बच्चों ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आइए कैलकुलेट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये जो भारी भरकम सा टर्म है ना, इसको मैं कुछ कांस्टेंट नाम दे देता हूँ ना, लेट मी कॉल इट सम कांस्टेंट के, है ना, ताकि एंड में हम लोग वैल्यू भरे ना, हर समय लेकर के ना चलना पड़े। तो यहाँ पर हम लोग क्या सिंपली बोल देंगे, ई बराबर कितना आ जाएगा, के मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स के बदले लिख देंगे जेड डी जेड, और डिनोमिनेटर में जैसा हम लोगों ने अभी भी बात करा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बदले जेड स्क्वायर की पावर 3/2 विल बी इक्वल टू जेड क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, के इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास ई की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, अगर डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/z, है ना। इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, z की वैल्यू को हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखा था, z वॉज एक्चुअली इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर k रह गया, तो k यहाँ पर लिख करके क्या लिख देंगे हम लोग, z की वैल्यू को अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और हम लोग लिमिट यहाँ पर क्या भरेंगे, x हमें पता है कि 0 से लेकर के कहाँ तक वेरी किया जा सकता है, स्मॉल a तक वेरी किया जा सकता है। तो यहाँ से देखिए e बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बच्चों -k, तो बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -1 अपॉन, ये कितना बन जाएगा, x की वैल्यू 0 भरेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा r, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 अपॉन r लिख दिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, e की वैल्यू को वापस से k को, है ना, k की वैल्यू को भर देते हैं ना। तो k था gm 2πr अपॉन पाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे gm 2πr अपॉन, एक बार देख लेते हैं डिनोमिनेटर में क्या था, पाई ए स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक काम करते हैं माइनस माइनस प्लस कर देते हैं ना अंदर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों ये फर्दर अभी और भी सिंप्लीफाई होने वाला है ना। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले पाई से पाई कट जाएगा, तो देखिए बच्चों ये सिंप्लीफाई होकर के क्या आ जा रहा है, e इज इक्वल टू आ जा रहा है ट्वाइस ऑफ g इंटू एम, है ना, अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन r1 माइनस r अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। लेकिन बच्चों ये जो रिजल्ट है ना, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। आइए देखते हैं कैसे। ये जो एक्चुअली आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म है ना, ये एक्चुअली देखिए बराबर आ जा रहा है किसके, कॉस थीटा के, है ना। आप इस ट्राइंगल को देख सकते हैं बच्चों, यहां पर कॉस थीटा हम लोग क्या बोल देंगे, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस पूरा का पूरा रेडियस कितना हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसी का इस्तेमाल देखिए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, और फाइनली ई की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 2gm अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। और ये क्या है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, बिकॉज ऑफ अ डिस्क एट एन एक्सियल पॉइंट। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डिस्क। ऑल राइट, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है जिसका मास कैपिटल एम है, और यहां से हमारे को किसी रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर पर, है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ऑब्वियस है यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। पहला केस हो जाएगा कि जब ये पॉइंट जो है वो आउटसाइड द स्फेयर है, और दूसरा केस हो जाएगा जब ये पॉइंट इनसाइड द स्फेयर है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं अपना फोकस रखूं एक ऐसे पॉइंट के लिए जो आउटसाइड द स्फेयर है ना, तो ये वाला डायग्राम एप्लीकेबल हो जाएगा। और इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करा, ऐसा काम हम लोगों ने बहुत बार किया ना। हम लोग किसी थीटा एंगल पर जाते हैं, फिर वहां से डी थीटा और आगे चले जाते हैं, जिस वजह से हमारे को ए डी थीटा, है ना, इतने थिकनेस का एक एलिमेंट मिलता है। और उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर क्या बना देंगे, एक रिंग बना देंगे। रिंग ही क्यों बना रहे हैं हम लोग, ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हमारे को रिंग की वजह से, है ना, उसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो तो वहां पर फील्ड निकालना आता है, राइट। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि इस रिंग की वजह से ये पॉइंट कैसा नजर आ रहा है,
तो एक रिंग की वजह से यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर फील्ड जो है वो कितनी आ जाएगी, डीई के बराबर आ जाएगी। और हमें ये भी ध्यान देना है कि ये जो एलिमेंट है ना, ये जो रिंग है उसकी थिकनेस कितनी है, वो ए डी थीटा है। और इस रिंग का जो रेडियस हो जाएगा वो सिंपली कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम की करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर कहें, है ना, इस रिंग की वजह से लेटर से की फील्ड आ रही है डीई के बराबर। तो डीई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जी डी एम, है ना, मल्टीप्लाइड बाय, हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ द रिंग है वहां से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। तो वो देखिए इस डायग्राम की मदद से हम लोग देख पा रहे हैं कि वो z cos अल्फा हो जा रहा है ना। और इसको किससे डिवाइड करना है हमें, इसको डिवाइड करना है हमें ये जो इस रिंग का, है ना, इस रिंग का जो रेडियस है, लेटर से कि वो ए साइन थीटा है, तो ए साइन थीटा, है ना, ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस जेड कॉस अल्फा का स्क्वायर, है ना, की पावर 3/2 हो जाता था, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली ये जो ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस जेड कॉस अल्फा इसका स्क्वायर है, वो बेसिकली जेड स्क्वायर के बराबर आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा जेड क्यूब में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डीई की वैल्यू कितनी आ जा रही है, जी डी एम कॉस ऑफ अल्फा अपॉन जेड की पावर 2। अगर बच्चों आप फॉर्मूला भूल रहे हैं रिंग का, तो वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, है ना। हम लोगों ने रिंग के लिए देखिए ये डिराइव करा था ना कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करें तो वो कितना हो जाता है, जी एम स्मॉल आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर स्मॉल ए रेडियस होता था और स्मॉल आर क्या होता था, उस रिंग के सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी। अब देखिए बच्चों, हमारे को डीएम की वैल्यू भरनी होगी, है ना। तो डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि ये जो शेल है उसका पूरा एरिया कितना है, 4πa²। अगर 4πa² का मास जो है वो m है, तो ये जो हम लोगों ने रिंग सिलेक्ट करा है उसका एरिया कितना हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि उसकी थिकनेस जो है वो ए डी थीटा है, और साथ ही साथ उसका जो पेरीमीटर हो जाएगा ना, मतलब उसकी जो अगर ओपन कर दे तो जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2π इंटू इसका रेडियस, और इसका रेडियस कितना है, a साइन थीटा है ना। तो यूनिटरी मेथड से हम लोग इसके मास को डीएम कह देंगे। तो यहां से डीएम देखिए कितना आ जाएगा, m अपॉन 4πa² मल्टीप्लाइड बाय ए डी थीटा इंटू 2πa साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, यहां से हमारे को डीएम की वैल्यू कितनी मिल गई, m अपॉन 4πa² ए डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2πa साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ देखिए 4π और इधर 2π, तो ये 2 से गया, फिर एक a यहाँ है, एक a यहाँ है, और a² यहाँ है। तो हम लोग dm देख पा रहे हैं कि वो सिंपली कितना आ जा रहा है, m मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डी थीटा, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, सिंपली 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए बच्चों, अब डीई की वैल्यू में डीएम को पुट कर देते हैं। तो यहां से डीई बराबर कितना आ जाएगा, जी कॉस ऑफ अल्फा अपॉन जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीएम, और डीएम कितना है, एम साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2 के बराबर। अब देखिए बच्चों, इस एक्सप्रेशन में दिक्कत ये है कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा भी वेरिएबल है और जेड भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल के होने से इंटीग्रेशन तो कर पाना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा सोचते हैं सच दैट कि पूरा का पूरा जो टर्म है ना राइट हैंड साइड में, वो सिर्फ एक ही वेरिएबल के टर्म में आ जाए। चलिए तो सोचते हैं ऐसे कैसे किया जाए। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखिए। यहां पर देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर एक्चुअली हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग ट्राइंगल ए पी क्यू को देखें ना, अगर ट्राइंगल ए पी क्यू को देखें, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। अब लेकिन यहां पर ए क्यू तो पता है, ए साइन थीटा है, फिर ए पी भी जेड है, लेकिन ये जो पी क्यू है वो कितना हो जाएगा, तो पी क्यू को हम लोग क्या कह देंगे, पी क्यू विल बी इक्वल टू ओ पी माइनस ओ क्यू। और ओ पी कितना है, तो वो तो स्मॉल आर के बराबर है, उसमें से क्या घटाएंगे, ओ क्यू घटाएंगे, और ओ क्यू कितना हो जाएगा, तो चूंकि ओ ए स्मॉल ए है, तो ये हो जाएगा ओ क्यू हो जाएगा स्मॉल ए कॉस थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा के बराबर। ऑल राइट, तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, यहां से जो हम लोगों ने पी क्यू की वैल्यू निकाली है उसको यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी भी चर्चा करी थी कि ये जो AP है ना, उसकी वैल्यू क्या थी,
तो देखिए बच्चों, AP की वैल्यू है z और AQ की वैल्यू है a sin थीटा। ऑलराइट, तो AP को पुट कर देते हैं हम लोग z, है ना। तो यहां पर आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस r माइनस a cos थीटा का अगेन होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अगला टर्म क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ar कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारा आ गया जेड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 हो जाएगा, तो इस वजह से जेड स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्योंकि इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो देखते हैं क्या आता है। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, 2z dz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो यहाँ देखिए a कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, a तो रेडियस है और r क्या है, उस स्फीयर के सेंटर से उस p पॉइंट की डिस्टेंस। तो यहाँ पर a और a स्क्वायर और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, बच क्या गया यहाँ पर माइनस 2ar कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन थीटा और फिर आ जाएगा डी थीटा। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, z dz की वैल्यू आ गई कितनी, ए आर साइन ऑफ थीटा डी थीटा। क्लियर है। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, अगर इस ट्रायंगल APO को देखें ना, इन ट्रायंगल APO हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा, है ना, कॉस ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, है ना, मतलब कि ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ये दोनों साइड, है ना, तो z इंटू आर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कॉस अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। तो बच्चों अब हम इन सब का यूज करके हम लोग फाइनली क्या निकाल सकते हैं, DE निकाल सकते हैं ना। तो देखिए बच्चों DE कितना आ जाएगा, DE की वैल्यू आ जाएगी देखिए g अपॉन जेड स्क्वायर, है ना, और उसके अलावा क्या आ जाएगा m अपॉन 2। अब हमें कॉस अल्फा और साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू रखनी है, तो साइन थीटा डी थीटा इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं z dz अपॉन AR आ जाएगा, और कॉस अल्फा की वैल्यू ये रही, है ना। तो चलिए इसे पुट कर देते हैं। सबसे पहले मैं कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ जेड इंटू आर। ठीक है, और अब क्या पुट करेंगे, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू वो हो जाएगी जेड डी जेड अपॉन ए इंटू आर के बराबर। तो चलिए बच्चों इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक z जो है वो तो कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग और क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 इंटू 2 यहाँ पर 4 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे फर्दर देखते हैं कि ये क्या बन जाएगा, DE बराबर आ जाएगा GM, है ना, GM मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा dz, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो ये देखिए बन जाएगा 2 2 4, 4 टाइम्स जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाएगा a और फिर आ जाएगा आर स्क्वायर। अब बच्चों इसे थोड़ा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो DE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, GM अपॉन 4 टाइम्स ए आर स्क्वायर, है ना, इसको हम लोग बाहर ही रखते हैं फिलहाल, है ना। और उसके अलावा ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये तो 1 बन जाएगा। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा डी जेड। तो देखिए बच्चों अब बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ DE इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, GM अपॉन 4AR स्क्वायर, है ना, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर रहेगा, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dz हो जाएगा z, है ना। फिर अगला टर्म क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना, ये वाला भी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन जेड स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन जेड, जिस वजह से ये अगला टर्म क्या बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जेड के बराबर। तो बच्चों अब अगर हम लोग दो केस बनाए ना, केस 1 मान लीजिए मैं बनाता हूं,
केस 1 में क्या है कि स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर दैन ए हो जाए। तो हम लोग इस डायग्राम से बड़े आराम से देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर z की लिमिट फिर हमारे को क्या भरनी चाहिए, z की जो लिमिट है ना, वो हमारे को भरनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक, r माइनस ए, है ना। जब z कैसा हो, जब p से लेकर के, है ना, a पॉइंट ये रहे, तो pa की लेंथ उस समय, है ना, z के बराबर हो जाएगी और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r माइनस ए के बराबर। और एक बार, है ना, जब z जो है वो मैक्सिमम होगा तब कौन सी सिचुएशन होगी, जब a पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना, और उस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r में a और जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है ये बात। तो इसीलिए अगर केस 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर लिमिट क्या भर देंगे, लिमिट भर देंगे r माइनस ए से लेकर के r प्लस ए तक। तो देखिए बच्चों, केस 1 में जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पर e की वैल्यू कितनी आ जा रही है, gm अपॉन 4ar स्क्वायर, है ना, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर z की वैल्यू सबसे पहले भरेंगे r प्लस ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r प्लस ए आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर क्या भरेंगे, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये तो एज इट इज है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर z की वैल्यू r प्लस ए हो जाएगी। अब इसमें से क्या घटाएंगे, जब r माइनस ए भरेंगे तो यहाँ पर r माइनस ए आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा कौन सा टर्म, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, r माइनस ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अगला टर्म आ गया। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। e बराबर कितना आ जाएगा, gm अपॉन 4ar स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया r प्लस ए एज इट इज आ गया। ठीक है, और अगला टर्म क्या है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस आर इंटू ए प्लस आर, तो डिनोमिनेटर से ही कट करके क्या बच जाएगा, प्लस a माइनस आर। फिर अगला टर्म क्या है, माइनस ऑफ r माइनस ए, और ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये क्या बन जाएगा, माइनस r प्लस ए, है ना। और फिर अगला टर्म क्या है, माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, आर प्लस ए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आर माइनस ए है तो उससे कैंसिल होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर आर माइनस आर गया, आर माइनस आर ये भी गया, और क्या बच गया, ए और ए, है ना, तो ये तो 4a बन गया ना। तो यहाँ से e बराबर कितना आ जा रहा है, gm अपॉन 4ar स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4a, तो ये सिंपली क्या बन जा रहा है, gm अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, e इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या निकाला हमने, ये निकाला हमने ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर, एक ऐसे पॉइंट पर जो कि स्फेयर के बाहर है, और कितना दूर है ये, तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। ऑल राइट, तो बच्चों इस रिजल्ट को देख करके देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि वी सी दैट द शेल में बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ द सेम मास प्लेस्ड एट इट्स सेंटर टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। तो अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो तो उसको जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हूबहू वैसी ही लगेगी एज इफ कि वहां पर एक शेल ना हो, बल्कि उस शेल के ही मास का एक क्या हो, पॉइंट मास हो, कहां पर, एट द सेंटर ऑफ दैट शेल, है ना, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग सेकंड केस में आ जाते हैं, अगर ये जो पॉइंट P है वो कहां पर हो, इनसाइड द शेल हो। तो अब आप देखिए कि ये जो A है ना, A पॉइंट जो है यहां पर हो सकता है, और फिर एक्सट्रीम केस हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर हो सकता है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि A और P के बीच की जो दूरी है वो मिनिमम कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी a माइनस आर, है ना, ये वाली दूरी, और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, a प्लस आर, जो कि कौन सी है, ये वाली दूरी है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि लिमिट इस बार क्या भरेंगे, a माइनस आर से a प्लस आर, और जब ये लिमिट पुट करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो रिजल्ट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखी, वो क्या है कि फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल इज 0। तो बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो रिजल्ट हम लोगों ने अभी अभी डिराइव करा है ना, कि इनसाइड, है ना, इनसाइड जो है वो यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के फील्ड जो है वो 0 होती है। तो ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल इनसाइड वो क्या होता है, माइनस GM अपॉन ए, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो अंदर कोई फील्ड हो ही नहीं सकती है ना। अंदर अगर कोई फील्ड लाइन होती मान लीजिए, तो हम लोग ये कहते कि अगर ये वाला पॉइंट लेटर से कि Q है और ये वाला पॉइंट R है, तो Q से अगर R हम लोग जाते तो फील्ड लाइन अगर होती तो क्या होता,
पोटेंशियल में चेंज आता। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल तो हर जगह क्या है, अंदर कांस्टेंट है, सेम है। तो इस वजह से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर हैज टू बी नो फील्ड लाइन इनसाइड द स्फेरिकल शेल। क्लियर है? तभी तो पोटेंशियल हर जगह है ना, हर जगह क्या है पोटेंशियल इनसाइड अ स्फेरिकल शेल, वो बिल्कुल कांस्टेंट है ना, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड लाइंस। तो इसीलिए हम लोग ये कंक्लूजन जो आया कि फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल इज जीरो, इसको हम लोग पोटेंशियल की मदद से भी समझ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग निकालेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, है ना। तो इसमें भी जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दो केसेस हम लोग लेंगे। पहला केस है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये आउटसाइड द स्फीयर हो, ठीक है। तो इस बार जो स्मॉल r है वो कैसा है, स्मॉल r इज एक्चुअली ग्रेटर देन स्मॉल a, है ना। और स्मॉल a क्या है, वो रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि आपको आइडिया लग गया होगा हम लोग किस तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। हम लोग इस सॉलिड स्फीयर को मानने वाले हैं कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स से मिलकर के बना है। तो ऐसा ही एक शेल हम लोग यहाँ पर इमेजिन कर पा रहे हैं जिसका मास कितना है, dm है। तो इसकी वजह से इस p पॉइंट पर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसकी वजह से, है ना, जो de आएगा वो कितना आएगा, g dm अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है ये बात? और हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो फील्ड है इसकी डायरेक्शन कैसी है, टूवर्ड्स o है। अब ऐसे और भी बहुत सारे शेल्स हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हर किसी की वजह से तो ये जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम ही आने वाली है ना। तो इसीलिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए, सारे के सारे शेल्स के लिए, है ना, जो जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर में जो आर है वो सबके लिए सेम आएगा। तो सिंपली हम लोग समझ पा रहे हैं कि जी अपॉन आर स्क्वायर तो क्या आ गया, ये एक्चुअली कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो सिंपली क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये किसका केस था, ये केस था फील्ड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों, सॉलिड स्फीयर के लिए इस रिजल्ट को देख करके हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि thus a uniform sphere may be treated as a single particle of equal mass placed at its center for calculating the gravitational field at an external point, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट को ये समझ में भी नहीं आएगा कि ये जो फील्ड वो फील कर रहा है, ये एक सॉलिड स्फीयर की वजह से फील कर रहा है या फिर एक पॉइंट मास की वजह से फील कर रहा है जिसका मास m है और जो कहां पर है, O पॉइंट पर है, ठीक है ना। तो बच्चों चलिए अब हम लोग निकालेंगे फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट, ठीक है। तो जैसा कि आप इस बार देख पा रहे हैं, P जो है वो कहां पर है, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर कहीं पर है ना। और इस डायग्राम के हिसाब से एग्जैक्टली वो कहां पर है, स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस दूर है ना। अब ये देखिए कि ये जो स्फीयर है ये तो सॉलिड स्फीयर है और इसका रेडियस स्मॉल a है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है अभी अभी कि कोई भी अगर शेल हो तो वो अपनी वजह से, है ना, उसकी वजह से किसी भी इंटरनल पॉइंट पर कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं हो पाती है। तो हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि ये जो P पॉइंट है इसके बाहर जो भी शेल्स हैं, है ना, यहां पर हम लोग इस सॉलिड स्फीयर को इमेजिन कर सकते हैं ना, बहुत सारे शेल्स से मिलकर के बना हुआ। तो P पॉइंट के बाहर, है ना, P पॉइंट के बाहर भी जो शेल्स हैं उनकी वजह से P पॉइंट पर कोई भी फील्ड नहीं क्रिएट हो सकती है ना। तो अगर P पॉइंट पर जो भी फील्ड आ रही है वो किन की वजह से आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उन शेल्स की वजह से आ रही है या फिर उस मास की वजह से आ रही है जो कहां पर है, जो O और P के बीच में है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने और क्लैरिटी के लिए आपको दिखा दिया यहां पर कि मैं किस मास की बात कर रहा हूं ना, मैं उन मासेस की बात कर रहा हूं, है ना। मैं सॉलिड स्फीयर के उन पोर्शंस की बात कर रहा हूं जो कहां पर है, जो स्मॉलर, है ना, जो स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस तक के अंदर है। सिर्फ इनकी वजह से ही P पॉइंट पर क्या आएगा, फील्ड आएगा। बाहर जो मास है ना, उसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं बहुत सारे शेल्स से बना हुआ, और हर शेल की वजह से P पॉइंट पर फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी। तो बेसिकली हमारे को क्या निकालना है, हमारे को अब ये समझ में आ रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस r है, और उसके सरफेस पर एक पॉइंट P है, और वहां पर हमारे को निकालना है, क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए बच्चों, ये वाला केस तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है ना। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, इस केस में हम लोग जानते हैं
कि जो फील्ड आती है वो कैसी आती है, वो आती है GM अपॉन आर स्क्वायर जैसी, है ना। तो यहां पर हमारे को जो स्मॉल m है वो निकालना पड़ेगा बस। वो क्या होगा, इस सॉलिड स्फीयर का मास होगा, है ना। और हम लोग कितने पोर्शन तक की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस तक की बात कर रहे हैं ना। ओवरऑल जो स्फीयर था उसका रेडियस तो स्मॉल ए था। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी वो कितना आ जाएगा, GM अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो मास हम लोग कैसे निकाले, तो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। हम लोग समझ सकते हैं कि 4/3 पाई ए क्यूब, इसका मास कितना था, कैपिटल M था। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, इसका मास कितना हो जाएगा। तो ये सिंपली यूनिटरी मेथड से देखिए कितना आ जा रहा है, M अपॉन ए क्यूब इंटू आर क्यूब, है ना। यही किसका रोल प्ले कर रहा है, स्मॉल m का। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि EP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल एक्चुअली कम आउट टू बी G मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M आर क्यूब अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर तो ऑलरेडी था और ए क्यूब और आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, GM आर अपॉन ए क्यूब में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, EP इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल r अपॉन ए क्यूब। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को देख करके हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। O से उस P पॉइंट की दूरी पे डिपेंड कर रही है। तो देखिए बच्चों, हम लोग फाइनली ग्राफिकल कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r को ड्रॉ करें, है ना, मैग्नीट्यूड को अगर देखें, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो वहां पर फील्ड कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और साथ ही साथ जब तक, है ना, जब तक हम लोग रेडियल डिस्टेंस स्मॉल a तक की बात कर रहे हैं, तब तक क्या होगा, फील्ड जो है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। उसके बाद क्या हो जा रहा है, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं शुरू में तो E जो है वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r आ रहा है, लेकिन उसके बाद, है ना, स्मॉल a के बाद, मतलब कि स्फीयर के सरफेस के बाहर हम लोग देख पा रहे हैं कि फील्ड जो है वो कैसी आ रही है, वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आ रही है। इसीलिए इस तरीके से ये डिक्लाइन करता जा रहा है, ठीक है। और बिल्कुल सरफेस की बात करें तो चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, दोनों ही फॉर्मूले से जवाब सेम ही आएगा, GM अपॉन ए स्क्वायर। और डायरेक्शन हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसी है, वो अट्रैक्टिव है ना, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो इसके ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस स्मॉल a is surrounded symmetrically by a uniform thin spherical shell of equal mass and radius 2a. Find the gravitational field at a distance, and there are two parts. First part is 3a by 2 from the center and the second part is 5a by 2 from the center. तो देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है ना, जिसका मास कितना है, जिसका मास कैपिटल M है और उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल a है। अब वो सराउंडेड है सिमेट्रिकली, किसके द्वारा, बाय यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल। तो ये जो बाहर हमारे को दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये एक शेल है जिसकी रेडियस कितनी है, 2a है, लेकिन मास इसका कितना है, कैपिटल M ही है। अब हमसे क्या पूछा गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। सबसे पहले पहला पार्ट हम लोग करेंगे ना, कहां पर पूछा गया है, 3a by 2 फ्रॉम द सेंटर, मतलब P1 पॉइंट पर हमसे पूछा गया है फील्ड बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग समझ सकते हैं कि P1 पॉइंट पर दो चीजों की वजह से हम लोग सोच सकते हैं कि फील्ड आ सकती है। एक तो सॉलिड स्फीयर जो अंदर है और एक बाहर जो शेल है। लेकिन जो बाहर जो शेल है ना, उसके लिए जो P1 है वो कैसा पॉइंट हो गया, वो एक इंटरनल पॉइंट हो गया, राइट। तो इंटरनल पॉइंट पर जो है ना, एक शेल की वजह से कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। तो इस P1 पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ अगर फील्ड आएगी तो किसकी वजह से आएगी, ये जो सॉलिड स्फीयर है ना। तो हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं, फील्ड एट P1 वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज GM अपॉन, अब यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो रेडियल डिस्टेंस है वो लेनी है, तो कितनी हो जाएगी, वो सिंपली हो जाएगी 3a by 2, है ना। तो GM बाय आर स्क्वायर, तो GM अपॉन 3a by 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4GM अपॉन 9a स्क्वायर। और डायरेक्शन ऑब्वियसली कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है ना। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग बी पार्ट पे ना, जिसमें पूछा गया है 5/2a फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि ये शेल और सॉलिड स्फीयर दोनों के लिए ही एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो हम लोग जानते हैं कि चाहे शेल हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के लिए अगर एक्सटर्नल पॉइंट पर फील्ड निकालनी है तो एक्सटर्नल पॉइंट को क्या लगेगा,
कि ये जो फील्ड क्रिएट हो रही है ये पॉइंट मास की वजह से क्रिएट हो रही है, जो कि कहां पर है, सेंटर पर है ना। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो दोनों मासेस हैं इनको भूल जाते हैं कि ये शेल है और सॉलिड स्फीयर है, और सिंपली क्या मान लेते हैं कि ये पॉइंट मासेस हैं और कहां पर है, ये बिल्कुल सेंटर पर है। तो हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि 2m मास है, m और m 2m मास है ना, सेंटर पर, और उससे कितनी दूरी पर फील्ड निकालनी है, फील्ड की स्ट्रेंथ 5a/2 डिस्टेंस पर। तो और आसान हो गया, सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे, g 2m अपॉन 5a/2 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर जो पॉइंट P2 है इसको सिंपली लगेगा कि पॉइंट मासेस की वजह से यहाँ पर फील्ड क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 × 2, है ना, ये हो जाएगा 8gm अपॉन 25a², और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द डेंसिटी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल a इज गिवन बाय ρ इज इक्वल टू ρ नॉट स्मॉल a अपॉन स्मॉल r, where ρ naught is the density at the surface and small r denotes the distance from the center. Find the gravitational field due to this sphere at a distance 2a from its center. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि किसी x डिस्टेंस पर हम लोग गए और यहां पर हम लोग dx थिकनेस की एक शेल इमेजिन कर लेते हैं ना, जिसका मास dm है। तो उसके वजह से p पॉइंट पर फील्ड कितनी आएगी, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि DE विल बी इक्वल टू जी DM अपॉन, अब यहां पर क्या लिख देंगे, हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि वो इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहां पर 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो अब अगर ऐसे सारे के सारे शेल्स की वजह से हमारे को फील्ड निकालनी है, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ DE वो कितना आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा। तो ये देखिए आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ GDM अपॉन 4a², है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, G अपॉन 4a² इंटीग्रेशन ऑफ DM। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, GM अपॉन 4a²। लेकिन एक दिक्कत है, हमने तो अभी तक कैपिटल M कैलकुलेट ही नहीं किया है, मतलब मास ऑफ दिस स्फीयर। तो हम लोग अगर मास ऑफ दिस स्फीयर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जवाब सिंपली क्या हो जाएगा, GM अपॉन 4a²। So now let's focus on calculating the total mass. All right. तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग किसी x डिस्टेंस पर जाकर के dx थिकनेस की एक शेल इमेजिन करेंगे ना। तो हमारे को पता है कि रो बराबर क्या है, रो नॉट a अपॉन, है ना, a अपॉन रेडियल डिस्टेंस। तो यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस हम लोगों ने x माना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अगर हमें dm निकालना है तो dm कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा इस जगह पर की डेंसिटी, दैट इज रो नॉट a अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय इस शेल का वॉल्यूम। अब इस शेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसका जो सरफेस एरिया विच इज 4πx², उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके थिकनेस के साथ, तो 4πx² dx। तो ये हमें dm दे देगा, लेकिन हमें तो m चाहिए, तो m निकालने के लिए क्या करेंगे, विल इंटीग्रेट dm। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो नॉट a अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4πx² dx के बराबर। तो देखिए बच्चों, अब जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर बाहर आ जाएंगे ना। एक तो यहाँ पर x जो है वो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m बराबर क्या आ जाएगा, रो नॉट स्मॉल a 4π, और ये बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, है ना। और x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के a तक, है ना, क्योंकि हमें मास कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ जाएगा, रो नॉट a 4π, और यहाँ पर x dx का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, और वैल्यू रख देंगे तो a² अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये आ जा रहा है रो नॉट a 2πa², है ना। तो हम लोगों ने किसका क्या निकाल लिया, हम लोगों ने टोटल मास निकाल लिया, है ना। अब सिंपली हम लोग उस फॉर्मूले में भर देंगे तो हमारे को फील्ड भी आ जाएगा। तो बच्चों, हमें याद है कि E बराबर कितना आया था, GM अपॉन 4a² आया था। तो यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ रख देंगे G अपॉन 4a² और मास की वैल्यू रो नॉट a 2πa²। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि a² से a² कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 से एक 2 चला गया, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या आ गया, G की वैल्यू E की वैल्यू जो है ना, हमारे पास फाइनली कितनी आ जा रही है, E इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय पाई G रो नॉट इंटू a के बराबर आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा हमारे इस सवाल का
फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस स्मॉल a is placed directly above a uniform sphere of mass capital M and of equal radius. The center of the ring is at a distance root 3a from the center of the sphere. Find the gravitational force exerted by the sphere on the ring. तो बच्चों हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर है ना, अगर हमारे को एक यूनिफॉर्म स्फेयर दे रखा है और उसके एक्सटर्नली रखा है ना ये रिंग, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस रिंग को ये फर्क फील नहीं होगा कि वो जो फोर्स फील कर रहा है ना, वो एक सॉलिड स्फेयर की वजह से फील कर रहा है या फिर एक पॉइंट मास की वजह से कर रहा है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या कह देंगे कि एक रिंग है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या बना देंगे, एक रिंग बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना देंगे, एक पॉइंट मास बना देंगे जिसका मास कितना है, कैपिटल M है। क्लियर है? अब सॉलिड स्फेयर का ये क्या आ गया, रिप्लेसमेंट आ गया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज एक्सटर्नल टू द सॉलिड स्फेयर। तो बच्चों अब देखिए सवाल किस में कन्वर्ट हो गया है। अब ऐसा है कि यहाँ पर बेसिकली एक रिंग है ना, जिसकी रेडियस स्मॉल a है, और इस रिंग के, है ना, इस रिंग के एक्सिस पर क्या है, एक पॉइंट मास है जिसका मास कैपिटल M है ना, और ये कितनी दूरी पर है, तो ये रूट 3a डिस्टेंस पर है ना, और रिंग का मास कितना है, स्मॉल a है। तो अब हमसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फेयर ऑन द रिंग। तो हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से समझ सकते हैं कि ये जो स्फेयर है ये रिंग पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना रिंग जो है वो स्फेयर पर लगाएगी। तो ये ज्यादा आसान है निकालना कि रिंग जो है वो इस स्फेयर या फिर इस पॉइंट मास पर कितना फोर्स लगा रही है ना। तो हम लोग जानते हैं कि फील्ड बिकॉज ऑफ अ रिंग एट एन एक्चुअल पॉइंट, है ना, वो कितना हो जाता है, तो वो हम लोग जानते हैं कि वो हो जाता है G स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, तो GM मल्टीप्लाइड बाय रूट 3a, है ना, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या आ जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर आ जाता है रूट 3a का स्क्वायर, मतलब 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है फील्ड एट दिस पॉइंट वेयर दिस कैपिटल M इज प्रेजेंट, है ना, बिकॉज ऑफ दिस रिंग, है ना। तो ये कितना आ जा रहा है, थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा G स्मॉल m रूट 3a डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये सिंपली बन जाएगा 2 to the 4 to the 8, तो ये बन जाएगा 8a क्यूब, है ना। तो यहां से देखिए हम लोग फील्ड की वैल्यू कितनी निकाल ले रहे हैं, G स्मॉल m रूट 3 अपॉन 8a स्क्वायर। अब हमें पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू फील्ड, तो यहाँ पर कैपिटल M, तो यहाँ पर भी कैपिटल M लिख देंगे, है ना। तो फोर्स कितना आ गया, ये आ गया GM स्मॉल m रूट 3 अपॉन 8a स्क्वायर, है ना, इतना आ गया, ठीक है। तो बच्चों बड़े आराम से हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से क्या कह सकते हैं कि जितना फोर्स ये जो रिंग है वो पॉइंट मास पर लगाएगी, उतना ही ये पॉइंट मास या फिर ये जो सॉलिड स्फेयर है वो रिंग पर लगाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, रूट 3/8 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन a स्क्वायर, है ना। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम Herodov। द क्वेश्चन सेज inside a uniform sphere of density rho there is a spherical cavity whose center is at a distance small l from the center of the sphere. Find the strength G vector of the gravitational field inside the cavity. तो देखिए बच्चों बेसिकली क्या दिया है, यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म स्फेयर है जिसकी डेंसिटी रो है, लेकिन इसमें क्या है, एक स्फेरिकल कैविटी है जिसका सेंटर जो है ना, इस कैविटी का जो सेंटर है वो इस पूरे बड़े वाले स्फेयर के सेंटर से कितनी दूरी पर है, स्मॉलर डिस्टेंस दूर है। अब हमसे क्या पूछा गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द कैविटी, मतलब कैविटी के किसी भी पॉइंट पर हमारे को क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस डायग्राम में मैंने यहां पर क्या माना है, मैंने जो सेंटर C1 है ना, बड़े वाले स्फेयर का, वहां से लेकर के जो सेंटर C2 है इस कैविटी का, तो C1 से लेकर के C2 तक एक वेक्टर बनाया, उसको मैंने L वेक्टर कॉल कर दिया है ना। हमारे को C1 और C2 के बीच की दूरी दी हुई है सवाल में कि वो L के बराबर है, इसीलिए मैंने यहां पर L वेक्टर शो करा है। क्लियर है ये बात? इसके अलावा देखिए
मैंने एक और वेक्टर बनाया, मैंने कोई एक्चुअली ना रैंडम पॉइंट सेलेक्ट किया इस कैविटी में जिसको मैंने P कॉल करा। तो मैंने P से C1 की तरफ एक वेक्टर बनाया और मैंने उसे R1 वेक्टर कहा, और P पॉइंट से C2 तक भी मैंने एक वेक्टर बनाया और उसे मैंने R2 वेक्टर कहा है। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, मैं आपका एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है ना, अगर एक सॉलिड स्फीयर है, लेट अस से कि उसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है ना, और उसका मास कितना है, कैपिटल M है। तो किसी भी, है ना, किसी भी x रेडियल डिस्टेंस पर, है ना, इस जगह पर अगर आपको फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो E की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहां पर मैं E से क्या डिनोट कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड के मैग्नीट्यूड को। तो E बराबर कितना आ जाता है, gmx अपॉन r क्यूब के बराबर आ जाता है, राइट। तो देखिए बच्चों, इसी चीज को हम लोग एक और कैसे टर्म में लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं g, मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी रो और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, फिर यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर r क्यूब से डिवाइड करना होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, r क्यूब से देखिए r क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिंपली क्या बन जा रहा है, g रो 4 पाई x अपॉन 3 के बराबर। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं इसी फॉर्मूले का यूज करने वाला हूं। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखिए मैं क्या एज्यूम करने वाला हूं, यहां पर मैं ये मानने वाला हूं कि जिस पोर्शन को रिमूव करके यहां पर कैविटी क्रिएट किया गया, मैं चाहता हूं कि उस पोर्शन को वापस से यहां ला करके रख दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि अब जो ये स्फेयर, जो कैविटी जिसमें था, अब उसमें कैविटी नहीं रहा, अब ये वापस से भर चुका है। ठीक है, तो अब इस P पॉइंट पर, है ना, इस P पॉइंट पर हम लोग नेट फील्ड जो है वो क्या कह सकते हैं, E पॉइंट पर मान लीजिए कि मैं जो नेट फील्ड है उसको E0 वेक्टर कह रहा हूं। ठीक है ना, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P, वो दो चीजों का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक वो मास का जो कि कैविटी में भरा गया है, तो उसको मैं कह दूंगा E2 वेक्टर, है ना, और दूसरा कंट्रीब्यूशन किसका, रेस्ट ऑफ द स्फीयर का, तो मैं क्या बोल दूंगा, E0 वेक्टर इज एक्चुअली E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। और हमसे सवाल में पूछा गया है बेसिकली क्या, हमसे पूछा गया है सवाल में E1 वेक्टर, मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ यहां पर स्फीयर विदाउट, है ना, स्फीयर विदाउट दिस वॉल्यूम, है ना, मतलब कि ये जो स्फीयर है अगर वो कैविटी के साथ होता तो P पॉइंट पर कितनी फील्ड आती, वो हमसे पूछी गई है ना, तो उसे ही तो हम लोग E1 वेक्टर कह रहे हैं। तो E1 वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा यहां से, E0 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, मतलब जो नेट फील्ड आई है सारे के सारे मासेस की वजह से, उसमें से किसका कंट्रीब्यूशन घटा देंगे, उस पोर्शन का कंट्रीब्यूशन घटा देंगे, उस मास का कंट्रीब्यूशन घटा देंगे जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा यहां पर रखी टू फिल दिस वॉइड, है ना, टू फिल दिस कैविटी। ऑलराइट, तो बच्चों सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूं E0 वेक्टर, है ना। E0 वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, जब पूरा का पूरा मास हम लोग देखेंगे एक साथ, है ना, तब हम लोग समझ पा रहे हैं कि P पॉइंट पर, है ना, P पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कितनी होगी। तो अगर मैं यहां पर लिखूं E0 वेक्टर को, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा G रो 4 पाई अपॉन 3, और यहां पर x का रोल कौन प्ले करेगा, x का रोल आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर R1 प्ले कर रहा है ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी है, उसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो R1 वेक्टर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फील्ड भी आएगी, तो यहां पर सिंपली हम लोग R1 वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं E2 वेक्टर निकालना चाहूं तो E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर विल बी द फील्ड बिकॉज ऑफ दैट मास जो हम लोगों ने कैविटी को भरने के लिए यहां पर यूज करा है। तो सिर्फ उसकी वजह से अगर हम लोग P पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहें तो अगेन उस स्फीयर के लिए भी P जो है वो एक इंटरनल पॉइंट हो गया। तो हम लोग E2 वेक्टर क्या लिख सकते हैं, G रो 4 पाई अपॉन 3, और यहां पर x का रोल कौन प्ले करेगा, R2 वेक्टर प्ले करेगा, है ना, क्योंकि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि R2 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, फील्ड की भी होगी, है ना, क्योंकि फील्ड जो है वो अट्रैक्टिव होगी यहां पर। तो अब हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं E1 वेक्टर, राइट। E1 वेक्टर कितना हो जाएगा, E0 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। तो देखिए बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा, G रो 4 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर। क्लियर है। अब अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ये हम लोग ढूंढना चाहेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ से देखें
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन इजीली राइट R1 वेक्टर, है ना, R1 वेक्टर के हेड पे ये जो L वेक्टर है उसकी टेल है, तो R1 वेक्टर प्लस L वेक्टर एक्चुअली ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है R2 वेक्टर के, है ना। तो यहां से देखिए बच्चों, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ये कितना आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ये आ जाएगा माइनस L वेक्टर के बराबर। तो हम लोग सिंपली यहां पर क्या लिख देंगे, E1 वेक्टर जो हमें चाहिए था वो कितना आ जा रहा है, G रो 4 पाई अपॉन 3, और यहां पर क्या लिख देंगे सिंपली माइनस L वेक्टर, है ना। और यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा फाइनल आंसर। बच्चों वैसे इस रिजल्ट को अगर हम लोग एनालाइज करें ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमारे को समझ में आ रही है कि अगर हम लोग सिर्फ कैविटी को देखें ना, कैविटी के अंदर आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए ना, कोई सा भी रैंडम पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप देख पा रहे हैं कि वहां पर जो फील्ड है ना, उसका मैग्नीट्यूड E1 बराबर क्या आ रहा है, G रो 4 पाई अपॉन 3L, है ना। और ये सारी की सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि आप कहीं पर भी फील्ड देखिए तो वो मैग्नीट्यूड वाइज भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन वाइज भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो माइनस L वेक्टर है ना, वो तो एक खास वेक्टर है। तो हर जगह फील्ड जो है वो क्या आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है इनसाइड द कैविटी। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम हेरोडो। द क्वेश्चन सेज demonstrate that the gravitational force acting on a particle capital A inside a uniform spherical layer of matter is equal to 0। तो चलिए बच्चों, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो थोड़ा सा मैं आपका वो रिवीजन करा देता हूँ ना सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट का। तो बेसिकली क्या होता है सॉलिड एंगल में, कि मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास कोई भी एरिया है ना, एरिया जो है वो कितना है, डेल्टा एस एरिया है, ठीक है। अब इस डेल्टा एस एरिया है ना को अगर हम लोग देखें तो ओ पॉइंट पर ये एरिया कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा एस कॉस अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है, ओ और इस एरिया के बीच की दूरी है, और ये जो अल्फा है ये कौन सा एंगल है। तो आप देखिए कि अगर इस एरिया के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, और उस लाइन और इस ओपी है ना, इस ओपी लाइन के बीच का जो एंगल है उसे हम लोग अल्फा कह रहे हैं। ओपी क्या है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जो पॉइंट है ना ओ, उसको पी से अगर कनेक्ट कर देंगे, पी क्या है, ये इस छोटे से एरिया का सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को क्या कह रहे हैं, अल्फा कह रहे हैं। ऑलराइट, तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि वो जो स्मॉल एम मास है ना वो इस ए पॉइंट पर है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करा, अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा है ना, छोटा सा सॉलिड एंगल लिया। ये एंगल जो है वो बहुत छोटा है, इसको मैं डी ओमेगा लिख देता हूँ। तो एक छोटा सा सॉलिड एंगल बना करके हम लोगों ने देखा कि ये दो जगह पर कट कर रहा है कौन को, एक तो DS1 एरिया हो गया और एक DS2 एरिया हो गया। अब मैंने मास पर यूनिट एरिया जो इस शेल का है वो कितना माना है, सिग्मा माना है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर सेंटर से इस DS1 एरिया को कनेक्ट कर दें तो हमारे को कौन सी लाइन मिल जाएगी, हमारे को वो लाइन मिल जाएगी जो इस DS1 एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से अगर हम लोग सेंटर ऑफ द स्फेयर से इस DS2 एरिया को अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये जो लाइन मिल रही है ये कौन सी लाइन है, ये एक्चुअली इस DS2 एरिया के परपेंडिकुलर लाइन है। क्लियर है ये बात। अब उसके अलावा देखिए ये जो है ना, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर ये DS1 एरिया कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, सॉलिड एंगल, तो वो डी ओमेगा बोल सकते हैं। और उसी तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट है उस पे DS2 एरिया कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो अगेन डी ओमेगा ही सबटेंड करेगा। ऑलराइट, तो अब देखिए बच्चों, चूंकि हम लोगों ने ये जो ओमेगा है ये बहुत छोटा लिया ना, इसीलिए यहाँ पर डी ओमेगा लिखा है। तो सॉलिड एंगल के बहुत छोटे होने की वजह से ये जो एरियाज हम लोगों ने लिए हैं DS1 और DS2 ये कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये पॉइंट मासेस जैसे हो गए, है ना। तो अगर हम लोग ये देखें कि जो ए पॉइंट है वहां पर फील्ड एक्चुअली है ना, वहां पर जो फील्ड है वो DS1 है ना, इस एरिया पे जो प्रेजेंट मास है उसकी वजह से कितनी आएगी, तो हम लोग क्या बोल देंगे, DE1 विल बी इक्वल टू G DM1 अपॉन R1 स्क्वायर, है ना। यहाँ पर R1 क्या है, तो A से इस पैच की दूरी है। अब यहाँ पर हम लोग DM1 को क्या लिख सकते हैं, तो मास पर यूनिट एरिया हमें पता है ये सिग्मा है, उसको सिंपली हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग DS1 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, G
सिग्मा ds1 अपॉन r1 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग dE2 को क्या बोल सकते हैं, dE2 विल बी इक्वल टू g सिग्मा ds2 अपॉन r2 स्क्वायर। क्लियर ये बात। यहाँ पर r2 क्या है, a और इस पैच के बीच की दूरी है ना, जिसका एरिया ds2 है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों जो फील्ड्स है ना, यहाँ पर एक तो ds1 की वजह से और एक ds2 की वजह से है, दोनों की डायरेक्शन ऑब्वियस है कि कैसी होगी, एंटी पैरेलल होगी। अब अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ए पॉइंट पर नेट फील्ड क्या है, जीरो है ना। तो देखिए बच्चों, ये बात कहना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों एरिया जो है ए पॉइंट पर बराबर सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे हैं। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा हम लोग कितना बोल देंगे, वो बोल देंगे हम लोग, अगर ds1 की बात करें तो वो हम लोग कह देंगे ds1 कॉस ऑफ अल्फा अपॉन r1 स्क्वायर, है ना। और डी ओमेगा हम लोग ds2 के टर्म्स में क्या बोल देंगे, डी ओमेगा विल बी इक्वल टू ds2 कॉस ऑफ अल्फा अपॉन r2 स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एंगल जो है ना, वो दोनों के ही केस में क्या रहेगा, अल्फा ही रहेगा। ऐसा हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो आइए देखिए, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, अगर मैं इन पॉइंट्स का कुछ नाम दे दूं ना, जैसे इसका नाम मैं दे देता हूँ O, इसका दे देता हूँ P और इसका दे देता हूँ Q। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल OPQ बन रहा है वो कैसा है, आइसोसेलेस है ना। तो आइसोसेलेस होने की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो अगर इन दोनों एंगल को मैं अल्फा अल्फा कह दे रहा हूँ तो ये भी अल्फा ही होंगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस वजह से देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल पा रहे हैं, हम लोग डी ओमेगा को क्या बोल पा रहे हैं, ds1 cos अल्फा अपॉन r1 स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू ds2 cos अल्फा अपॉन r2 स्क्वायर। तो यहां से देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, अगर हम लोग cos अल्फा को कैंसिल आउट कर दें, है ना, और उसके अलावा क्या कर दें, उसके अलावा हम लोग सिंपली g इंटू सिग्मा से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें ना, मतलब इधर भी g सिग्मा लगा दें और इधर भी g सिग्मा लगा दें। तो देखिए ये क्या बन जा रहा है, ये जो लेफ्ट वाला टर्म है वो बेसिकली DE1 बन जा रहा है, और जो राइट वाला टर्म है वो क्या बन जा रहा है, वो DE2 बन जा रहा है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो रहे हैं ds1 और ds2 की वजह से एट पॉइंट ए, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है ही और उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसे दो, है ना, ऐसे दो ऑपोजिट एलिमेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। और ऐसे ही ना जाने इनफाइनाइट एलिमेंट्स, है ना, इनफाइनाइट पेयर्स हमारे को मिलेंगे, है ना, इस ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, जो एक दूसरे के, है ना, फील्ड को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ए पॉइंट पर नेट फील्ड क्या होगी, बट ऑब्वियस जीरो होगी। और इस वजह से हम लोग कह पा रहे हैं कि अगर ए पॉइंट पर फील्ड नेट जीरो है ना, तो वहां पर अगर कोई मास को रखेंगे तो वो नेट फोर्स जीरो फील करेगा। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम एरोडोव। द क्वेश्चन सेज अ यूनिफॉर्म स्फीयर हैज अ मास कैपिटल M and radius capital R. Find the pressure P inside the sphere caused by gravitational compression as a function of the distance small r from its center. Evaluate P at the center of the earth, assuming it to be a uniform sphere. तो बच्चों इस सवाल में हमारे को दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, उसका मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, और हमसे पूछा गया है प्रेशर P इनसाइड द स्फीयर, जो कि किस वजह से क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल कंप्रेशन, है ना, वो हमें निकालना है प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों किस तरीके से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। मैं मान रहा हूं कि मैं किसी स्मॉल r डिस्टेंस गया, है ना, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस गया, वहां पर जाकर के मैं dr डिस्टेंस और फर्दर आगे ट्रैवल करा। ठीक है, तो अब उस dr थिकनेस की मदद से मैं एक कॉन्सेंट्रिक शेल इमेजिन कर सकता हूँ, है ना, जिसकी रेडियस हम लोग लगभग स्मॉल r कह सकते हैं और उसकी थिकनेस कह सकते हैं dr, और उसका मास कितना कह सकते हैं, लेट अस से कि उसका मास dm हो गया ना। और जो इनर सॉलिड स्फीयर है ना, इनर सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस स्मॉल r है, उसके मास को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो हो जाएगा स्मॉल m। ठीक है, तो अब देखिए ये जो स्मॉल r रेडियल डिस्टेंस तक का जो सॉलिड स्फीयर है ना, जिसका मास स्मॉल m है, वो क्या कर रहा है, ये जो बाहर जो एक छोटा सा शेल हमने सोचा है ना, जिसकी थिकनेस dr है, उसको ऑब्वियस है कि वो अपनी तरफ खींचेगा, है ना, इस तरफ से, इस तरीके से वो खींचना चाहेगा, है ना।
अपनी तरफ। लेकिन अब आप इस शेल को इमेजिन करिए, वो कहीं जा तो नहीं रहा है ना, ये जो स्फेयर है ये लगातार छोटा तो नहीं होता जा रहा है, कंप्रेस तो नहीं होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो शेल है ये एक्चुअली क्या है, इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है ये बात। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इस शेल पर है ना अंदर की तरफ लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है ना वो देखें, और बाहर की तरफ फोर्सेस जो लग रहे हैं इस पर उनका मैग्नीट्यूड देखें, तो वो क्या आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तभी तो ये जो शेल है ये ना अंदर जा रहा है ना ये बाहर जा रहा है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। मैं स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पर प्रेशर मान ले रहा हूं P, और R प्लस डी आर है ना इस रेडियल डिस्टेंस पर मैं प्रेशर मान ले रहा हूं P प्लस DP। क्लियर है ये बात। तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो शेल है उस पर जितना अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही बाहर की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा, तभी ये क्या है, तभी ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अंदर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, तो एक तो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ना, वो हो जाएगा G(m)dm अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है ये बात। इसके अलावा देखिए बच्चों, बाहर का जो मास है वो इस शेल को नहीं खींच रहा है, क्योंकि बाहर के जो शेल हैं उनके लिए ये जो शेल हो गया है ना वो कैसा हो गया, एक इंटरनल पॉइंट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर वो कोई फील्ड क्रिएट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर है ना वो कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो हम लोग समझ पा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन दिस इनर सॉलिड स्फीयर जिसका मास स्मॉल m है और शेल के बीच में, है ना। बाहरी मास जो है वो इस शेल को ग्रेविटेशनल पुल नहीं दे रहा है। ठीक है। तो G(m)dm अपॉन आर स्क्वायर ये अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है ये बात। इसमें हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं, तो आप ऐसे सोचिए कि बाहर है ना R प्लस डी आर डिस्टेंस पर प्रेशर कितना है, P प्लस DP है। तो इसका मतलब बाहर वाला जो मास है ना, वो प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ फोर्स कितना लगा रहा है, P प्लस DP मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4πr²। क्लियर है बात। प्रेशर इंटू एरिया, और ये अकेले किसके द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर R रेडियल डिस्टेंस पर प्रेशर P है तो वो इस शेल पर उस वजह से फोर्स कैसा लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे फोर्स को, P मल्टीप्लाइड बाय 4πr², है ना। हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, G(m)dm अपॉन आर स्क्वायर प्लस P प्लस DP इंटू 4πr², इट इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय P इंटू 4πr²। तो आप देखिए P इंटू 4πr² ये कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ पर, है ना, दोनों तरफ। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, G(m)dm अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस DP मल्टीप्लाइड बाय 4πr²। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं प्रेशर जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसीलिए DP जो है वो देखिए कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग स्मॉल m की वैल्यू क्या रख सकते हैं, स्मॉल m को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से dm कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट शेल, और वॉल्यूम ऑफ द शेल कितना हो जाएगा 4πr² मल्टीप्लाइड बाय dr के बराबर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इन डेटा को पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या लिखेंगे, G मल्टीप्लाइड बाय m के बदले लिख देंगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय dm, जो कि कितना हो जाएगा रो इंटू 4πr² dr, है ना, ये हो जाएगा। और इस पूरे को डिवाइड करना है किससे, r² से डिवाइड करना है। ये किसके बराबर आ जा रहा है, माइनस DP इंटू 4πr² के। क्लियर है ये बात। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि r² से ये r² कैंसिल आउट होता नज़र आ रहा है। फिर 4π है ना, यहाँ पर भी 4π, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है ये बात। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए हमारे पास आ जा रहा है G रो, है ना। अब इधर r² है तो r² से ये r³ में से सिर्फ r बच गया ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे G रो r, है ना, G रो r मल्टीप्लाइड बाय रो इंटू 4π dr, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 भी आएगा, वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस DP के बराबर आ रहा है।
तो चलिए बच्चों इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस डी पी बराबर क्या आ जाएगा, जी मल्टीप्लाइड बाय रो स्क्वायर, है ना, जी रो स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 4/3 पाई, है ना, ये तो सारे कॉन्स्टेंट्स आ गए। फिर क्या लिख देंगे हम लोग, आर डी आर लिख देते हैं ना। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारे को जानकारी है किस पॉइंट की, हमारे को जानकारी है आर इक्वल टू आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर रख दें तो वहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, वहां पर प्रेशर 0 हो जाएगा। आइए दिखाता हूं मैं आपको। हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर बिल्कुल जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी तो वहां पर प्रेशर ऑब्वियस है ना, 0 होना पड़ेगा। तो या इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है तो वहां पर प्रेशर 0 है, और लेटर से किसी स्मॉल आर पर प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई, पी के बराबर हो गई, ठीक है। बच्चों एक बार मैं आपको और रिवाइज करा दूं, स्मॉल आर की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल आर पर, है ना, इस जगह पर क्या है कि कोई मास ही नहीं है उसके बाहर जो उसको क्या कर सके, प्रेस कर सके, है ना। इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वहां पर प्रेशर क्या होगा, वहां पर प्रेशर 0 होगा। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, माइनस डी पी का इंटीग्रेशन पी हो जाएगा और वैल्यू पुट करेंगे तो ये पी बन जाएगा ना, माइनस पी। तो माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 जी रो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों सवाल में हमारे को रो तो नहीं दिया हुआ था तो हमारे को वैल्यू पुट करनी होगी। तो यहां से हम लोग P बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/3 इंटू जी, रो के बदले क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास m अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो हमें क्या करना है, इस पूरे का स्क्वायर करना है मल्टीप्लाइड बाय पाई, और इधर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2, है ना, माइनस का मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से प्रेशर बराबर क्या आ जा रहा है, 4/3 इधर भी है, 4/3 इधर भी है ना। तो यहाँ पर लेकिन 4/3 का स्क्वायर है तो क्या बच जाएगा, हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4/3 डिनोमिनेटर में, है ना। तो वो कितना बन जाएगा ऊपर जा करके 3/4, और 4 और इधर का 2 8, तो ये बन गया 3/8, ठीक है। 3/8 जी मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर, है ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आ रहा है आर टू द पावर 6, तो हम लोग एक काम करते हैं, आर की पावर 4 को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, और उसके अलावा एक पाई भी है तो पाई का भी यूज यहाँ कर लेते हैं, और फर्दर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि आर की पावर 6 आया था हमारे पास। एक और चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर भी था, है ना, तो यहाँ पर हमें पाई स्क्वायर भी लिखना होगा, लेकिन चूंकि न्यूमरेटर में भी एक पाई है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक पाई रह जाएगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जा रहा है, प्रेशर बराबर फाइनली आ जा रहा है 3gm स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन से हम लोग देख पा रहे हैं कि जब, है ना, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाए, मतलब आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो वहां पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और स्मॉल आर इक्वल टू 0 पर, है ना, मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर पर अगर वहां पर हम लोग देखें तो वहां पर प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो प्रेशर बराबर देखिए आ जा रहा है 3gm स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर टू द पावर 4, है ना। स्मॉल आर की वैल्यू 0 रख देंगे तो प्रेशर कुछ इतना आ जाएगा, है ना। तो यही हमसे सेकंड पार्ट में एक्चुअली पूछा भी गया था। ऑल राइट बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।